अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। वहां पर पाबंदियां पहले की तरह बरकरार रहेंगी। इसके अलावा एक जो सवाल ये था कि सिनेमा घर कब खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स कब खुलेंगे, स्विमिंग पूल कब खुलेंगे, स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर भी खुल सकेंगे, मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे, स्विमिंग पूल खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और जो कोचिंग संस्थान है वो भी 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके बारे में जो फैसला है वो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें फैसला करेगी। अभिभावकों से चर्चा की जाएगी। अभिभावकों की अनुमति ये बताया गया है कि अनिवार्य है अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अनलॉक 5 के तहत क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे भारत और चीन की भी, जिन्होंने कूटनीतिक तौर पर एक और चर्चा की है, एक और वार्ता हुई है। इस वार्ता में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निरुद्ध क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते नए दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अभी बंद रहेंगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिनमें सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जा सकता है। और इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जाएगी। व्यवसाय से व्यवसाय यानी B2B प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए SOP युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थी। बयान में कहा गया है कि ये नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया। अनलॉक 5 में किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, अगर इसके बारे में बात करें तो केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अभी बंद रहेंगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाज़त होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्यौहार आने वाले हैं। ऐसे में सरकार की SOP में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों की भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है। कंटेनमेंट जोन्स में नियमों में सख्ती बरती जाएगी। वहीं अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा।
उधर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बुधवार को एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता की। दोनों देशों ने गलतफहमी को टालने के लिए तथा जमीन पर स्थिरता कायम रखने के लिए अंतिम दौर की सैन्य वार्ता में लिए गए फैसलों को क्रियान्वित करने पर जोर दिया। सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वयन के लिए कार्यकारी तंत्र के ढांचे के तहत यह डिजिटल वार्ता हुई। वार्ता के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और पिछले हफ्ते हुए अपने वरिष्ठ कमांडरों की छठी बैठक के नतीजे का सकारात्मक रूप से आकलन किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र किए गए कदमों को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि गलतफहमी को टाला जा सके और जमीन पर स्थिरता कायम रखी जा सके। इस संदर्भ में संचार मजबूत करने पर खासतौर पर जमीनी कमांडरों के बीच दोनों पक्षों ने जोर दिया। दोनों पक्षों के कोर कमांडरों ने 21 सितंबर को करीब 14 घंटे की वार्ता की थी। इसके बाद उन्होंने तनाव घटाने के लिए कुछ फैसलों की घोषणा की थी। उस फैसले में अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिकों को भेजा जाना रोकना, जमीन पर एक तरफा तरीके से स्थिति में बदलाव करने से दूर रहना तथा मुद्दों को और जटिल बना सकने वाली कार्रवाई टालना शामिल था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुधवार की वार्ता में दोनों पक्षों ने एलएसी पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की तथा 20 अगस्त को हुई अंतिम बैठक के बाद से हुए घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्रालय ने कहा, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू किया जाए ताकि एलएसी से लगे टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाना सुनिश्चित हो सके। भारत और चीन ने 10 सितंबर को मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन के तरीकों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। आइए आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। विशेष अदालत ने फैसला दिया बाबरी मामले में, वो इनको भय नहीं है। दिखाते हैं आपको ये क्या कह रहे हैं। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है।